नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव इतना तेजी से बढ़ रहा है, उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में तो लग रहा है कि ये दशकों का सबसे खतरनाक संकट बन गया है। हमारे पास कई स्रोत हैं, खबरें हैं, सरकारी बयान हैं और एक्सपर्ट्स के विश्लेषण भी, खासतौर पर जून 2025 की जो हाल की घटनाएं हैं उन पर। हमारा मकसद है कि इन सब में से ज़रूरी बातें समझें और देखें कि भाई चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए ज़रा इस मामले को खोलते हैं। बात शुरू हुई जब ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए और फिर अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। हाँ, और देखने वाली बात यह है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े हैं। जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इसे एक खतरनाक मोड़ कहा है। तो आप समझ सकती हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। बिल्कुल। तो सबसे पहले 22 जून की बात। अमेरिका ने ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, उन पर बड़े हवाई हमले किए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया इसे। इसमें B-2 स्टील बॉम्बर और वो भारी भरकम बंकर बस्टर बम इस्तेमाल हुए। हाँ, और ये बंकर बस्टर्स कोई मामूली बम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खास तौर पर जमीन में गहरे मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल ये दिखाता है कि अमेरिका ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाने की क्षमता और इरादा दोनों रखता है। अमेरिकी अधिकारियों का तो कहना है कि 75 से ज्यादा सटीक हथियार दागे गए और 125 से ज्यादा विमान इसमें शामिल थे। और इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा है। जी। हालांकि अमेरिकी रक्षा सचिव ने यह जरूर साफ किया कि मकसद ईरान में सत्ता बदलना नहीं है। और देखिए, ईरान ने भी फौरन बदला लेने की कसम खाई। उनके मिलिट्री प्रवक्ता का बयान तो काफी तीखा था कि जंग भले ही अमेरिका शुरू करे, लेकिन खत्म ईरान करेगा। ये सीधी बयाबाजी और फिर ये कार्रवाई ये दिखाती है कि शायद दोनों ही पक्ष अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये बयान तो काफी दमदार लगता है, पर क्या जमीनी हकीकत भी यही है? मतलब क्या ईरान वाकई अमेरिका से इतने लंबे टकराव का जोखिम उठा सकता है? देखिए, सीधे तौर पर अगर सैन्य क्षमता देखें तो जमीन आसमान का फर्क है, ये तो सच है। लेकिन ईरान के पास दूसरे तरीके भी हैं, जैसे कि वो अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल कर सकता है या फिर समुद्री रास्तों में रुकावट डाल सकता है। इनसे वो अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इतना सीधा मामला नहीं है कि बस सैन्य ताकत देख ली। सही बात है। अच्छा, और लगभग उसी समय ईरान और इजराइल के बीच भी सीधी मिसाइलें चलीं। ईरान ने इजराइल के शहरों पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। खबरों के मुताबिक आम लोगों को चोटें आईं और इजरायली सेना को भी नुकसान हुआ। हाँ, और जवाब में इजरायली जेट्स ने भी ईरान के अंदर घुसकर जबरदस्त बमबारी की। इसमें तेहरान का एक टीवी स्टूडियो भी निशाने पर आ गया। ईरान ने तो 400 से ज्यादा मौतों की खबर दी है, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक बताए गए हैं। बाप रे। अच्छा, यहाँ एक और बहुत अहम पहलू है, वो होर्मुज जल डमरू मध्य वाला। जी हाँ, बिल्कुल। ईरानी संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ कि अगर ईरान पर हमला जारी रहा तो वो इस रास्ते को बंद कर सकते हैं। ये वही संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। हाँ, और सिर्फ इस आशंका से ही कि ये बंद हो सकता है, तेल के दाम फौरन बढ़ गए। हालांकि ज्यादातर जानकार ये मानते हैं कि ऐसा करना ईरान के लिए एक तरह से आर्थिक खुदकुशी जैसा होगा। क्यों? ऐसा क्यों मानते हैं वो? क्योंकि देखिए, पास में ही बहरीन है, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है। ये पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी समुद्री ताकत का मुख्य केंद्र है। तो अगर ईरान ऐसा कुछ करता है तो शायद अमेरिकी नेवी फौरन हरकत में आ जाएगी। अच्छा, और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर क्या चल रहा है? वहां भी तनाव है। हाँ, वहाँ भी जबरदस्त तनाव है। ईरान ने अमेरिकी हितों की देखभाल करने वाले स्विस राजदूत को तलब किया, मतलब उन्हें बुलाकर अपनी नाराजगी जताई। स्विट्जरलैंड ने तो सुरक्षा कारणों से अपने कुछ राजनयिकों को तेहरान से हटा भी लिया है। ईरान अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेज रहा है, शायद रूस का साथ और मजबूत करने के लिए। दूसरी तरफ रूस और चीन दोनों लड़ाई रोकने की अपील कर रहे हैं, और यूरोप के जो मध्यस्थ हैं उनका तो मानना है कि परमाणु समझौते जैसी बातचीत की जो उम्मीद थी वो अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो इसका असर सिर्फ इन्हीं देशों पर नहीं बल्कि दुनिया भर में दिख रहा है। बिल्कुल, अमेरिका में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे लगभग बंद हैं और हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं तो तेल बाजार में इस उथल-पुथल से हिल सी गई हैं। और ईरान ने वो परमाणु अप्रसार संधि NPT उसे छोड़ने की भी धमकी दी है।
जी हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए है, ईरान ने उसे तक छोड़ने की धमकी दे डाली है। और अमेरिका की जो होमलैंड सिक्योरिटी है, उसने भी साइबर हमलों और देश के अंदर ईरान से जुड़े गुटों से चरमपंथी खतरे के बढ़ने की चेतावनी जारी की है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये जो हाल की घटनाएं हैं, ये दशकों से जो एक तरह का स्टेटस को जो समीकरण बना हुआ था उसे पूरी तरह बदल रही हैं। अमेरिकी अधिकारी भले ही कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, ना कि वहां सत्ता बदलना। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं, जैसे ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग करना या फिर ईरानी सुप्रीम लीडर के ठिकाने का जिक्र करना, इनसे तो तेहरान में राष्ट्रवादी भावनाएं और भड़क सकती हैं। बिल्कुल। और जब तक कोई एक पक्ष पीछे नहीं हटता, मुझे लगता है इस क्षेत्र में शांति की उम्मीद बहुत बहुत कमजोर नजर आती है। तो आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब। जब सीधी बातचीत के रास्ते बंद दिख रहे हैं और फौजी टकराव इतना बढ़ गया है, तो क्या तनाव कम करने का कोई अनपेक्षित रास्ता निकल सकता है? क्या ओमान या कतर जैसे एक क्षेत्रीय देश जो पहले भी मध्यस्थता करते रहे हैं, क्या वो इस लड़ाई के थमने के बाद कोई भूमिका निभा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी।